नमस्कार, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। भारत की आजादी के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, पर नेहरू ने 1954 में उनको होम मिनिस्टर के तौर पर केंद्र में बुला लिया। तो यूपी में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार होने लगा। ये बहुत ही कठिन था क्योंकि यूपी में कई नेता एक ही कद के थे, पर डॉक्टर संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। लेकिन कहानी इस भरोसे पर ही खत्म नहीं हुई। तत्कालीन यूपी में बनारस राजनीति का गढ़ था। बनारस में ही 1 जनवरी 1890 को डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म हुआ था। क्वींस कॉलेज में पढ़ाई हुई, फिर वृंदावन और बीकानेर में पढ़ाई हुई, फिर नौकरी छोड़ दी, हिंदी में मैगजीन निकाली, अंग्रेजी में टुडे नाम से मैगजीन निकाली, काशी विद्यापीठ में पढ़ाया। पर वो दौर नौकरियां करने का नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो वो आंदोलन में हिस्सा भी लेते रहे। इसके बाद बड़े ही निरसंग तरीके से राजनीति में एक्टिव हुए। फिर 1926 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में चुनाव चुने गए। इसके बाद 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चुनाव हुआ। भारी दुराग्रह और कंफ्यूजन के बाद कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इसमें भी संपूर्णानंद विधानसभा में चुने गए। फिर यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री प्यारेलाल शर्मा ने रिजाइन कर दिया तो इनको ये कद मिला। बाद में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी संभाली। वो दौर भावनाओं का था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये सरकारें भंग भी कर दी गई। कांग्रेस की राजनीति यूपी में बनारस से चलती थी। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। गोपाल कृष्ण खोखले थे इसके अध्यक्ष। फिर एनी बिसेंट के होम रूल लिंक और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी गढ़ बना बनारस। ज्यादातर बड़े नेता वाराणसी से ही निकले थे। बीएचयू के बनने के बाद ज्यादा नेता छात्र आंदोलन या उस माहौल से ही निकले थे। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि यह 2 नालों वरुणा और अस्सी, जो कि शहर के उत्तर और दक्षिण में बहते हैं, इनके नाम से बना है। बाद में इसका नाम बनारस पड़ा। 1956 में सरकारी आदेश पर यह वाराणसी हो गया। 1948 के आसपास वाराणसी की कांग्रेस में 2 गुट थे। एक रघुनाथ सिंह का था और दूसरा कमलापति का। फिर स्टेट समिति में भी 2 गुट हो गए थे। एक पुरुषोत्तम दास टंडन का तो दूसरा रफी अहमद किदवई का। टंडन गुट के समर्थक गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद और चंद्रभानु गुप्ता थे। गुप्ता का प्रभाव टंडन पर ज्यादा था। कुल मिलाकर राजनीति उसी समय बहुत कठिन हो गई थी। आपसी झंझट बहुत हो गए थे। सबको पता था कि 1952 में चुनाव हो रहे हैं। आजाद भारत में सब लोग पहला मंत्री, पहला सांसद बनने का ख्वाब पाले हुए थे। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। सबको सांसद बनना था। संपूर्णानंद ने विधानसभा चुनाव में खड़ा होने से मना कर दिया तो कमलापति त्रिपाठी को मिलने वाली सीट दक्षिण बनारस संपूर्णानंद को दे दी गई। फिर राजनीति ऐसी हो गई कि सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। नेहरू प्रचार करने आए तो कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तुगम्मा ने उनके हाथ में इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ। 1954 में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में चले गए तो संपूर्णानंद को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस वक्त इनके अलावा कमलापति, चंद्रभानु गुप्ता, रघुनाथ सिंह और त्रिभुवन सिंह भी खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार समझते थे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया की राजनीति शुरू हुई। 1967 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के कई नेता हार गए। कमलापति त्रिपाठी भी विधानसभा का चुनाव हार गए। संपूर्णानंद को 1965 में मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के बाद पीछे चंद्रभानु गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी थे। दोनों ने संकट पैदा कर दिया था सरकार के लिए। फिर इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। वहीं से संपूर्णानंद ने रिटायरमेंट ले लिया। जब संपूर्णानंद राज्यपाल थे तब राजस्थान में यूपी से आने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। कहते हैं कि संपूर्णानंद शाम को भांग खाते थे। आने वाले लोग ही भांग बनाते। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया संपूर्णानंद का बहुत आदर करते थे। उनके नाम पर जोधपुर का मेडिकल कॉलेज बनवाया। अपने वक्त के एकमात्र राज्यपाल थे संपूर्णानंद, जिनके नाम पर किसी सरकारी संस्था का नाम रखा गया। अंतिम दिनों में संपूर्णानंद गरीब होते गए।
सुखाड़िया पैसे भेजकर उनकी मदद करते। हिंदी, संस्कृत, खगोल शास्त्र में बहुत रुचि रखते थे, टीका भी लगाते थे, पूजा भी करते थे और लिखते बोलते भी इन्हीं चीज़ों पर। उत्तर प्रदेश में ओपन जेल और नैनीताल में वेधशाला बनवाई। हिंदी को लेकर पजेसिव रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति इनको मिली। मर्यादा मैगजीन के संपादक रहे और जब छोड़ी तो प्रेमचंद संपादक बने। संपूर्णानंद ओपन जेल को लेकर बहुत दृढ़ थे। ओपन जेल मतलब अपराधी अपने परिवार के साथ रह सके, बिजली और पानी के बिल भरने बाहर जा सके। राजेंद्र प्रसाद के मरने पर संपूर्णानंद पटना जाना चाहते थे, पर उसी वक्त नेहरू का दौरा राजस्थान का था। नेहरू ने कहा कि ये कैसे होगा कि प्रधानमंत्री दौरे पर रहे और राज्यपाल कहीं और चले जाएं। संपूर्णानंद जा नहीं पाए। ये दौर था जब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में पटती नहीं थी। सोमनाथ मंदिर में शिव की प्रतिमा को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। शिलान्यास पर राजेंद्र बाबू वहां चले गए थे, पर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले नेहरू खुद कुंभ मेले में डुबकी लगाने गए थे। भगदड़ मची थी और 800 लोग मारे गए थे। 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ। एक गुट इंदिरा गांधी का था, एक गुट पुराने नेताओं का था, जिसे सिंडिकेट कहा गया। दोनों ही गुटों में राष्ट्रपति पद को लेकर झंझट हो गया। यूपी के कमलापति त्रिपाठी ग्रुप ने इंदिरा गुट को समर्थन देकर वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की। दूसरे बड़े नेता रघुनाथ सिंह सिंडिकेट ग्रुप में शामिल हुए। फरवरी 1970 में चंद्रभानु गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कमला के सपोर्ट से चरण सिंह फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कमला कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट बनी, पर सितंबर आते आते कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन देना बंद कर दिया। प्रेसिडेंट रूल लग गया। अक्टूबर 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये सिंडिकेट ग्रुप के थे। और फिर जनवरी 1971 में त्रिभुवन मनीराम विधानसभा क्षेत्र से एक उपचुनाव में इंदिरा ग्रुप के रामकृष्ण त्रिवेदी से चुनाव हार गए। जोगी बनने वाले थे संपूर्णानंद, क्योंकि एक के बाद एक इनकी 3 बीवियां मर गई थी, पर स्वतंत्रता आंदोलन इनको जिंदगी में वापस खींच लाया। और फिर राजनीति में ऐसा घुसे कि इनके मंत्रिमंडल में रहने वाले चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा सारे बाद में यूपी के मुख्यमंत्री बने। संपूर्णानंद राजनीति के होते हुए भी राजनीतिक चीजों से अलग थे। बात तब की है जब आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी बना ली थी। उस वक्त पंडित संपूर्णानंद कांग्रेस में थे और यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। सवाल आया प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखने का। सभी को अंदाजा था कि आचार्य जी इसे खुद लिखेंगे, पर आचार्य जी की तबीयत थोड़ी खराब थी। आचार्य जी से पूछा गया कि घोषणा पत्र लिखने का काम कहाँ तक पहुँचा है, तो आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने संपूर्णानंद से कहा है और वो घोषणा पत्र लिख रहे हैं। आचार्य जी के साथी थोड़े चिंतित हुए कि विरोधी पार्टी का आदमी क्या ही लिखेगा। 3 महीने बाद हाथ से लिखा कागजों का बंडल आचार्य जी के पास आया। ये संपूर्णानंद ने भेजा था। आचार्य जी ने उसे देखा भी नहीं, सीधा छापने को भिजवा दिया। कहते हैं कि वो कभी जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाते थे। ये भी कहा जाता है कि हिंदी में वैज्ञानिक उपन्यास सबसे पहले संपूर्णानंद ने ही लिखा था। ये भी कहा जाता है कि गांधी की पहली जीवनी कर्मवीर गांधी भी उन्होंने ही लिखी थी। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े रोचक और अनसुने कई किस्से हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें जरूर देखें। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।